तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे उपभोक्ता के संतुलन के नाम से जाना जाता है। उपभोक्ता के संतुलन में आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कुल उपयोगिता किसे कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता किसे कहा जाता है और कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या आपस में संबंध है। सबसे पहले जब हम बात करने वाले हैं उपभोक्ता के संतुलन की, तो उपभोक्ता किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहा जाता है जो सीमित आय, अपनी सीमित आय को वस्तुओं और सेवाओं पर इस प्रकार से व्यय करता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। उपयोगिता विश्लेषण में सामान्य रूप से दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित है। एक विचारधारा गणनावाचक विश्लेषण के नाम से जानी जाती है और दूसरी विचारधारा को क्रमवाचक विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। गणनावाचक विचारधारा वाले अर्थशास्त्रियों, जिन अर्थशास्त्रियों ने गणनावाचक विचारधारा की बात करी है, उनका यह मानना है कि उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है और जिस प्रकार से दूध को लीटर में नापते हैं, कपड़े को मीटर में नापते हैं या दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, चीनी को किलो में नापते हैं, उसी प्रकार से उपयोगिता को भी मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। किसी वस्तु पर हम कितना रुपया व्यय करते हैं वही उसकी उपयोगिता का माप है। गणनावाचक विचारधारा मार्क्स में देने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री में मार्शल, पीगू, जेवंस आदि है। जबकि कुछ इकोनॉमिस्ट का यह मानना है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, इस कारण से इसका माप किया जाना संभव नहीं है। उन्होंने उपयोगिता की क्रमवाचक विचारधारा दी। उनका यह मानना है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, केवल उपयोगिता को क्रम प्रदान किए जा सकते हैं, नंबर 1, 2, 3। इस प्रकार से उपयोगिता के संदर्भ में दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित है। जहां गणनावाचक विचारधारा में हम मार्शल, पीगू आदि अर्थशास्त्रियों को शामिल करते हैं, वहीं क्रमवाचक विचारधारा में हिग्स, एलन, पेरेटो आदि इकोनॉमिस्ट मुख्य रूप से हैं। वास्तविक रूप से उपयोगिता एक वस्तुनिष्ठ, एक आत्मनिष्ठ और अंतर अवलोकनीय धारणा है और वास्तविक रूप से इसको भौतिक रूप से मापना कठिन है, ऐसा हिग्स और एलन का मानना था। इसी प्रकार से प्रोफेसर आरजेडी एलन आदि भी क्रमवाचक विचारधारा का समर्थन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उपयोगिता विश्लेषण की गणनावाचक विचारधारा कौन सी है और फिर हम देखेंगे उपयोगिता विश्लेषण की क्रमवाचक विचारधारा। तो देखिए, उपयोगिता विश्लेषण सबसे पहले हम बोलते हैं गणनावाचक विचारधारा। गणनावाचक विचारधारा के समर्थक अर्थशास्त्रियों, जिसमें हमने बताया कि मार्शल है, पीगू है, जेवंस है, वालरस है, इनका यह मानना था कि किसी भी वस्तु पर किए जाने वाले व्यय की मात्रा उसकी वस्तु की उपयोगिता का माप है। सामान्य रूप से जो वस्तु हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होती है उसके लिए हम ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। जो वस्तु हमारे लिए कम उपयोगी होती है उसे कम पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। तो इस विचारधारा के अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि जिस प्रकार से पानी को लीटर में नापा जाता है, दूरी को किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में नापा जाता है, जो वजन है इसको किलो, मण, क्विंटल में नापा जाता है, उसी प्रकार से उपयोगिता को भी मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। अब सबसे पहली चीज यह है कि उपयोगिता कहते किसे, उसका उपयोगिता सबसे पहले हमको यह समझ में आना चाहिए कि उपयोगिता किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु में आवश्यकता की संतुष्टि के गुण को, आवश्यकता की संतुष्टि के गुण को ही उपयोगिता कहा जाता है। किसी भी वस्तु में वह गुण जिससे वह व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि करता है। हमने क्या लिखा है
कि किसी भी वस्तु की आवश्यकता की संतुष्टि के गुण को ही उपयोगिता कहा जाता है। यानी जो भी वस्तु हमारी आवश्यकता की संतुष्टि करेगी हमारे लिए उपयोगी होगी, हमारी आवश्यकता की संतुष्टि नहीं करेगी वो हमारे लिए अनुपयोगी होगी। इकोनॉमिस्ट, गणनावाचक विचारधारा वाले इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि चाहे कोई वस्तु से हमारे शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़े या बुरा प्रभाव पड़े, पर यदि वह वस्तु व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि करती है तो हम बोलेंगे वह उस वस्तु उसके लिए उपयोगी है। कहने का तात्पर्य है कि उपयोगिता से तात्पर्य वस्तु के उस गुण से है जो वह जिससे वह व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि करती है। अर्थात प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी आवश्यकता की संतुष्टि करती है हमारे लिए उपयोगी होगी, जो हमारी आवश्यकता की संतुष्टि नहीं करती हमारे लिए अनुपयोगी होगी। अगर हम सिगरेट नहीं पीते, भांग नहीं खाते, चरस नहीं लेते, गांजा नहीं खाते तो ये सारी चीजें हमारे लिए अनुपयोगी। पर जो व्यक्ति रोज सिगरेट पीता है, सिगरेट उसकी आवश्यकता की संतुष्टि करती है, उसके लिए सिगरेट उपयोगी है। ये अलग बात है कि सिगरेट पीने से उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पर हमारी इकोनॉमिक्स की भाषा में किसी भी वस्तु में आवश्यकता की संतुष्टि करने के गुण को ही उपयोगिता की संज्ञा दी जाती है। मान लीजिए दो किताबें हमको एक शेड की तुलना में ज्यादा संतुष्टि प्रदान करती है तो हम ये कहेंगे कि दो किताबों में एक शेड की तुलना में उपयोगिता ज्यादा है। उपयोगिता को मापना कठिन है क्योंकि एक व्यक्तिनिष्ठ विचारधारा है, फिर भी प्रोफेसर एजवर्थ जो है उपयोगिता को मापना कठिन है और कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता, जिसमें प्रोफेसर एजवर्थ है जिन्होंने 1881 में, एंटोनेली ने 1886 में, इरविंग फिशर ने 1892 में बताया कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। देखिए वो अलग विचारधारा है। क्रमवाचक विचारधारा ये कहती है कि उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता, पर गणनावाचक विचारधारा ये कहती है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। इसमें कौन कौन जो इकोनॉमिस्ट है, मार्शल कहते हैं, पिगू कहते हैं, प्रोफेसर इरविंग फिशर ने 1881 में और इसी प्रकार से एंटोनेली ने 1886 में, वह एजवर्थ ने 1881 में और इरविंग फिशर ने 1892 में यह बताया कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। और उन्होंने विभिन्न वस्तुओं को उपभोग में दी गई मात्रा को लिखा, यूटिलिटी का जो फंक्शन लिखा, यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ x1, x2, x3, यानी विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता है उसको मापा जा सकता है। ये कहते हैं कि व्यक्ति किस वस्तु को पसंद करता है वो उसकी प्रेफरेंस को बताता है। अगर व्यक्ति साइकिल की तुलना में मोटरसाइकिल को ज्यादा पसंद करता है, इसका मतलब है मोटरसाइकिल में साइकिल की तुलना में ज्यादा उपयोगिता है। और अगर वह मोटरसाइकिल की तुलना में कार को अधिक पसंद करता है, इसका मतलब कार में उसकी ज्यादा उपयोगिता है। और ये इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि देखिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, विलियम स्टैनले जेमन्स नाम के इकोनॉमिस्ट हुए हैं, कार्ल मेंजर हुए हैं, लियोन वॉलरेस हुए, अल्फ्रेड मार्शल हुए। इन्होंने क्या माना कि उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। सिमिलरली जैसे हम दूध को लीटर में नापते हैं, दूध को लीटर में हम नापते हैं, कपड़े को मीटर में नापते हैं, ऊंचाई को मीटर में नापते हैं, दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, उसी प्रकार से उपयोगिता को उन्होंने एक नाप दिया, यूटिल्स में नापा जा सकता है। उन्होंने यूटिल्स नाम का एक नाप दिया जिससे उपयोगिता को मापा जा सकता है। अब देखिए उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं क्या है उसकी हम बात करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कुल उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता क्या है। तो देखिए उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं, उपयोगिता विश्लेषण की क्या क्या मान्यताएं। सबसे पहले इसमें यह मानकर चला जाता है कि उपभोक्ता विवेकशील है। विवेकशील उपभोक्ता से तात्पर्य वह अपनी सीमित आय को इस प्रकार से खर्च करना चाहता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। यानी हम एक आर्थिक मानव की कल्पना करते हैं जो कि विवेकशील है और वह क्या करता है, अपनी आय को इस प्रकार से खर्च करना चाहता है ताकि उसको अधिक से अधिक संतुष्टि मिल सके। इसके लिए उसको किस वस्तु से कितनी उपयोगिता मिलती है
इसका अंदाज वो लगा सकता है। उसको ये अंदाज होता है कि साइकिल की तुलना में मोटरसाइकिल से ज्यादा उपयोगिता मिलती है, मोटरसाइकिल की तुलना में कार से ज्यादा उपयोगिता मिलती है। दूसरा, हर उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। तो पहली मान्यता हमने मानी कि उपभोक्ता विवेकशील है, और दूसरी मान्यता ये मानी कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। और यह भी माना जाता है कि उपभोक्ता को यह भी पता है कि उसकी पसंद क्या है, क्या क्या वस्तुएं बाजार में उपलब्ध है, कौन सी वस्तु किस रेट पर उपलब्ध है, यानी उपभोक्ता को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। और साथ ही उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। इन मान्यताओं के आधार पर हम गणनावाचक विचारधारा की बात करते हैं। अब देखिए, उपयोगिता और संतुष्टि क्या होती है। कोई भी वस्तु के उपभोग से अगर व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि होती है तो हम कहेंगे कि वस्तु का उपभोग किया गया है। और यदि किसी वस्तु के प्रयोग करने से व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि नहीं होती है तो हम बोलेंगे कि व्यक्ति उसका उपभोग नहीं हुआ। हम देखिए, उपयोगिता जो है वो दो प्रकार की होती है। एक उपयोगिता होती है कुल उपयोगिता, और दूसरी होती है सीमांत उपयोगिता। तो हम देखिए, इसमें देखते हैं कुल उपयोगिता कैसे कहते हैं और सीमांत उपयोगिता कैसे कहते हैं। उपयोगिता विश्लेषण में फर्स्ट देखिए, कुल उपयोगिता कैसे कहते हैं। किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योग को ही कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे मान लीजिए, व्यक्ति ने एक केला खाया और उससे यूटिलिटी मिली उसको मान लो 30, और दूसरा केला खाने से मिली 22, तो उसकी टोटल यूटिलिटी हो जाएगी यूटिलिटी 1 प्लस यूटिलिटी 2 बराबर 30 प्लस 22 दैट इज 52। यानी किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से जो प्राप्त उपयोगिता होती है उनके योग को ही कुल उपयोगिता कहा जाता है। यानी किसी दिए हुए समय में किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के प्रयोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उससे ही उपयोगिता की संज्ञा दी जाती है। तो हाँ, टोटल यूटिलिटी क्या होता है। देखिए, टोटल यूटिलिटी अगर हम निकालना चाहें तो अगर टोटल यूटिलिटी बराबर यूटिलिटी पहली वस्तु से कितनी मिली, दूसरी वस्तु से कितनी मिली, तीसरी वस्तु से कितनी मिली, इसी प्रकार से एन वस्तु से कितनी मिली, तो टोटल यूटिलिटी इज एडिशन ऑफ वन से लेकर एन तक यूटिलिटी। यानी सभी वस्तुओं की, जितनी वस्तुओं का उपभोग किया गया है उन सभी इकाइयों से हर इकाई से जितनी जितनी उपयोगिता मिली उन सबके योग को ही कुल उपयोगिता की संज्ञा दी जाती है। सामान्य रूप से जैसे जैसे उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु का उपभोग किया जाता है उसको अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमको बहुत तेज भूख लगती है तो हम पहली रोटी खाते हैं उससे हमको ज्यादा उपयोगिता मिलती है, फिर हम दूसरी रोटी खाते हैं उससे उपयोगिता कम मिलती है, तीसरी रोटी खाते हैं और कम उपयोगिता मिलती है, चौथी रोटी खाने के बाद हम कह देते हैं अब हमको रोटी नहीं खानी, इसका मतलब उपयोगिता गिरती है। इसी प्रकार से आपको बहुत तेज प्यास लगी है तो पहला पानी का गिलास आपको ज्यादा यूटिलिटी देता है, दूसरा पानी का गिलास कम यूटिलिटी देता है, और तीसरा पानी का गिलास आपको कुछ भी यूटिलिटी नहीं देता है तो आप कह देते हैं बस मेरे को 2 ही गिलास पानी पीना है और नहीं पीना है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उपयोगिता गिरती हुई होती है। प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त जो उपयोगिता होती है वो गिरती हुई होती है। तो कुल उपयोगिता में क्या किया जाता है, जितने भी वस्तुओं का उपभोग किया जाता है उनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं को जोड़ दिया जाता है, उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उस बिंदु को पॉइंट ऑफ सर्टेनिटी यानी अधिकतम संतुष्टि का बिंदु कहा जाता है। अब देखिए, दूसरी चीज एक और आती है, फिर हम इसका एग्जांपल देखेंगे। एक और होती है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया जाता है तो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उससे ही सीमांत उपयोगिता की संज्ञा दी जाती है। मान लीजिए, एक केला खाया, कुल उपयोगिता हुई 30, और 2 केले खाने पर कुल उपयोगिता हुई 50। तो सीमांत उपयोगिता टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 बटा क्वांटिटी ऑफ 2 माइनस क्वांटिटी ऑफ 1। अभी देखिए, पहले हमने 2 केले खाए, पहले 1 केला खाया, अभी यूटिलिटी टोटल 50 है, पहले थी 30, तो सीमांत उपयोगिता होगी यानी एक अतिरिक्त केले के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हुआ उससे ही सीमांत उपयोगिता की संज्ञा दी जाती है। यानी किसी भी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग लेते हैं। जैसे पानी का 1 गिलास पिया,
हमको उपयोगिता मिली 30। दूसरा गिलास पीने से हमारी कुल उपयोगिता होगी 40, यानी पहले गिलास ने हमको 30 उपयोगिता दी और दूसरे गिलास ने हमको केवल 10 उपयोगिता दी। तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? एक अतिरिक्त इकाई यानी एक अतिरिक्त पानी का गिलास हमने लिया तो कुल उपयोगिता केवल 10 बढ़ी, तो सीमांत उपयोगिता होगी 10। तो सीमांत उपयोगिता क्या है? किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए चेंज इन टोटल यूटिलिटी बटे चेंज इन क्वांटिटी कर सकते हैं, या टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 0 बटे क्वांटिटी ऑफ 1 माइनस क्वांटिटी ऑफ 0 कर सकते हैं, या मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन से कुल उपयोगिता में जो भी परिवर्तन होगा उसे ही सीमांत उपयोगिता की संज्ञा दी जाएगी। तो हम देखिए एक टेबल बनाकर इसको देखेंगे सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो आप यहां देखेंगे सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी बराबर कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा इकाई में परिवर्तन। एक एग्जांपल देखिए, उसके माध्यम से आप समझेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति ने रोटी खाई 1 और 2। पहली रोटी खाने से उसको उपयोगिता मिली 40 और दूसरे से मिल गई 70। तीसरी रोटी खाई तो मिल गई 90। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? पहला तो 40। अब देखिए एक रोटी और खाई, कुल उपयोगिता कितनी चेंज हुई? 30। तो सीमांत उपयोगिता 30 किसान निकाला 70 में से 40 निकालिए। इसी प्रकार से एक और रोटी खाई, कुल उपयोगिता बढ़ी 20, तो ये होगी 20। 90 में से 70 निकालिए। कैसे करते हैं? देखिए मार्जिनल यूटिलिटी बराबर चेंज इन टोटल यूटिलिटी। तो यहां देखिए पहले में टोटल यूटिलिटी में परिवर्तन हुआ 30, क्वांटिटी में परिवर्तन हुआ 1, तो सीमांत उपयोगिता 30। यहां टोटल यूटिलिटी में परिवर्तन हुआ 20, कुल क्वांटिटी में परिवर्तन हुआ 1, तो आएगा 20। इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता की गणना की जाती है, यानी कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता बराबर कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटे वस्तु की इकाइयों में परिवर्तन। अब देखिए सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को किस प्रकार से हम टेबल के माध्यम से समझा सकते हैं और ड्राइंग के माध्यम से इसको समझाएंगे। तो अगर आप बात कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी की, तो टोटल यूटिलिटी बराबर को मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड। इस प्रकार से सारी मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? कुल उपयोगिता आ जाएगी। मान लीजिए मेरे को दो वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी, दो वस्तु से टोटल यूटिलिटी चाहिए, तो मार्जिनल यूटिलिटी पहले की जोड़ूंगा और दूसरे की जोड़ूंगा। अगर मुझे 3 वस्तुओं की चाहिए तो आएगा MU1, MU2, MU3। और n वस्तु की चाहिए टोटल यूटिलिटी ऑफ n, तो आएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 से लेकर n तक का सबका जोड़, तो आ जाएगा टोटल यूटिलिटी बराबर टोटल यूटिलिटी ऑफ n बराबर, यहां देखिए 1 से लेकर n तक चाहिए मार्क को, तो 1 से लेकर n तक की मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ देंगे तो आएगा टोटल यूटिलिटी। यानी कुल उपयोगिता क्या है? सभी प्रकार की सीमांत उपयोगिता के योग को ही कुल उपयोगिता कहा जाता है। अब देखिए किस प्रकार से कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को हम चित्र के माध्यम से बताएंगे और तालिका के माध्यम से भी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु है, हम केले की इकाइयां, केले की इकाइयां, पहला केला खाते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कुल उपयोगिता देखिए पहला केला खाया, उपयोगिता सपोज कीजिए हमने 0 केला खाया तो उपयोगिता भी 0। पहला केला खाने पर उपयोगिता मेरी 10, उसके बाद हो गई 16, उसके बाद हो गई 20, उसके बाद हो गई 22, उसके बाद रह गई 22, छठे पे रह गई 20। ये देखिए, तो देखिए सीमांत उपयोगिता क्या होगी? सीमांत उपयोगिता आपकी क्या होगी? देखिए सीमांत उपयोगिता 0 से 10, 10 में से 0 गए 10, 16 में से 10 गए 6, 20 में से 16 गए 4, 22 में से 20 गया 2, 20 से 22 गया 0, 20 से 22 माइनस। यानी किसी वस्तु की केले की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं।
पहला केला खाया, 0 केला खाया तो सीमांत कुल उपयोगिता कुछ भी नहीं मिली, हमने कोई केला नहीं खाया तो कोई उपयोगिता नहीं मिली। पहला केला खाने से व्यक्ति को 10 उपयोगिता मिलती है, दूसरा केला खाने से उसकी कुल उपयोगिता 16 हो जाती है, यानी पहला केला उसको 10 की उपयोगिता देता है, दूसरा केला 6 की उपयोगिता देता है। जब वह तीसरे केले का उपभोग करता है तो कुल उपयोगिता 20 हो जाती है, यानी पहला केला उसको 10 उपयोगिता देता है, दूसरा केला उसको 6 उपयोगिता देता है, तीसरा केला उसको 4 उपयोगिता देता है। तो सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल में परिवर्तन करते हैं। यानी देखिए यहाँ 10 में से 0 निकाला, यहाँ 16 में से 10 निकाला तो आया 6, 20 में से हम 16 निकालेंगे तो आएगा 4, 22 से 20 घटाएंगे 2 आएगा, 22 से 22 घटाएंगे 0 आएगा, और 20 से 22 घटाएंगे तो। अब देखिए सीमांत उपयोगिता जो है 3 प्रकार की हो सकती है। पहली सीमांत उपयोगिता हो सकती है धनात्मक सीमांत उपयोगिता। यदि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता बढ़ती है, देखिए एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग कर रहे हैं, केला एक से दूसरा खाया कुल उपयोगिता बढ़ी, फिर दूसरे से तीसरा खाया कुल उपयोगिता बढ़ी, तो ऐसी स्थिति में जो सीमांत उपयोगिता होगी वो धनात्मक होगी। ये देखिए धनात्मक है, यहां से यहां तक जो सीमांत उपयोगिता है वो सारी की सारी धनात्मक है। यदि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उपयोगिता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, न तो वह बढ़ती है न घटती है। जब केले की इकाई चौथे से 5वां केला खाया गया तो कुल उपयोगिता वो की वही थी 22 की 22 ही, तो सीमांत उपयोगिता होगी 0 सीमांत उपयोगिता। और किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता गिरती है, देखिए 5 में से 6ठा केला खाया तो कुल उपयोगिता 22 की जगह 20 ही रह गई, तो प्राप्त सीमांत उपयोगिता होगी ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। यानी सीमांत उपयोगिता कुल 3 प्रकार की होती है। धनात्मक सीमांत उपयोगिता, जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता बढ़ती है तो प्राप्त सीमांत उपयोगिता धनात्मक होगी। जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता समान रहती है तो सीमांत उपयोगिता 0 होगी। और किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता गिरती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी। अब देखिए इनको किस प्रकार से चित्र से बता सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ लिया 2, 4, 6, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 22। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। ये हमने लिया टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। और यहाँ वस्तु की इकाई, केले की इकाई ले लेते हैं इधर। तो यहाँ देखिए 0 केला खाया तो उपयोगिता 0, फिर 1 केला, 2 केला, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनाना की इकाई। अब देखिए पहली इकाई पर यूटिलिटी 10, कुल उपयोगिता है 10। दूसरी इकाई पर कुल उपयोगिता है 16। तीसरी इकाई पर कुल उपयोगिता है 20। चौथी केला का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता हो जाती है 22। 5वीं केले की इकाई पर 22 की 22 रहती है, न बढ़ती न घटती। और 6ठी केले की इकाई पर कुल उपयोगिता गिर जाती है और 20 रह जाती है। तो ये देखिए टोटल यूटिलिटी का। ये कुल उपयोगिता वक्र बताता है कि प्रारंभ में कुल उपयोगिता जो होती है वो गिरते हुए क्रम में बढ़ती है। पहले 10 बढ़ती है, फिर 6 ही बढ़ती है, फिर 4 ही बढ़ती है, फिर 2 ही बढ़ती है, फिर 0 बढ़ती है, फिर नेगेटिव हो जाती है। सीमांत उपयोगिता देखिए फर्स्ट में है 10, 10 के बाद सेकंड में हो जाती है 6, थर्ड में हो जाती है 4, उसके बाद रह जाती है 2, उसके बाद 0, फिर -2। मार्जिनल यूटिलिटी इस प्रकार से नीचे की तरफ गई। अब देखिए दोनों में आप रिलेशन को देखिए। जब सीमांत उपयोगिता, ये अपने हमने क्या बताया, ये कुल उपयोगिता वक्र है, ये बताया टोटल यूटिलिटी वक्र, आप इसको यहां से भी मिला सकते हैं। और जो सीमांत उपयोगिता वक्र इसको अलग भी बनाया जा सकता है, सीमांत उपयोगिता वक्र को नीचे भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता वक्र है। देखिए सीमांत उपयोगिता धनात्मक भी होता है, सीमांत उपयोगिता 0 भी होता है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी होता है। कुल उपयोगिता हमेशा धनात्मक होती है, चाहे ये यहां बढ़ रही है
या फिर ये स्थिर हो गई और या फिर घट रही है। कुल उपयोगिता बढ़ भी सकती है, स्थिर भी रह सकती है और गिर भी सकती है। अब देखिए बात ये आती है कि इन दोनों में क्या संबंध है। देखिए जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। पहला रिलेशन क्या निकालेंगे, देखिए इन दोनों में कई बार परीक्षाओं में संबंध पूछ लिया जाता है, तो वो आपको आना चाहिए। फर्स्ट TU व MU में संबंध। पहला, जब MU गिरती हुई पॉजिटिव होती है। देखिए जब सीमांत उपयोगिता गिरती हुई है, देखिए 6 पहले 10 थी, 10 के बाद 6 हुई, 6 के बाद 4 हुई, 4 के बाद 2 हुई, तो ये देखिए गिरती हुई तो है पर धनात्मक है, तो कुल उपयोगिता बढ़ रही है। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। देखिए अधिकतम, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता भी गिरती है। इस प्रकार से इन दोनों में संबंध पाया जाता है कि जब कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता गिरती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता विश्लेषण की क्या क्या मान्यताएं हैं। मैं समझता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझ आया होगा कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या होती है।